हेलो आशुतोष जी, आप फ्री हो तो आज शाम को मिलेंगे क्या? जी ज़रूर, मैं तो खाली ही हूँ, मगर कहाँ? हड़बड़ाते हुए आशुतोष ने पूछा। जी वहीं महाराजा रेस्टोरेंट में ठीक 6 बजे मिलते हैं, गायत्री ने जवाब दिया। ओके। आशुतोष गायत्री से खुद मिलना चाहता था। वह खुश था कि गायत्री ने ही फ़ोन करके मिलने बुला लिया। दरअसल जब से उसने मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल बनाई थी तो गायत्री पहली महिला थी जो उसे एक ही नज़र में ही पसंद आ गई थी। मिलने का समय 6 बजे दिया गया था, मगर आशुतोष 2 घंटे पहले ही तैयार हो गया। आखिर गायत्री से जो मिलने जाना था। हल्के ग्रे कलर की शर्ट और पैंट पहनकर वह आईने में ठीक से अपना मुआयना करने लगा। हर एंगल से खुद को जांचा परखा। कान के पास किनारे किनारे झांक रहे सफ़ेद बालों को छिपाने की कोशिश की। 4 दिन पहले ही डाई लगवाई थी, मगर सफ़ेदी फिर सामने आ गई थी। आँखों का चश्मा और माथे की सिलवटें वह चाहकर भी छिपा नहीं सकता था। खुद ही दिल को यह सोचकर दिलासा देने लगा कि 60 साल की उम्र में इतना फिट और आकर्षक भला कौन नजर आता है। जेब में पर्स और हाथ में मोबाइल लेकर वह चल दिया। आशुतोष की पत्नी का करीब 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त बच्चे साथ थे, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला, मगर धीरे धीरे बच्चों की शादी हो गई और वे अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। बेटी ब्याह कर दूसरे शहर चली गई और छोटे बेटे ने भी जॉब के चक्कर में यह शहर छोड़ दिया। बड़ा बेटा पहले ही शादी के बाद मुंबई में बस चुका था। इस तरह मेरठ के घर में वह नितांत अकेला रह गया था। अब पत्नी की याद ज़्यादा ही आने लगी थी। नौकरानी घर संभाल जाती, नाश्ता खाना भी बना देती, मगर पत्नी वाली केयर कैसे कर सकती थी। यही वजह थी कि आशुतोष ने फिर से शादी करने का फैसला लिया, ताकि अपनी बची जिंदगी इस तरह अकेलेपन और उदासी के साथ गुजारने के बजाय किसी विधवा से पुनर्विवाह करके गुजार सके। इसके लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल बना डाली। 3-4 दिनों के अंदर ही बहुत सारी महिलाओं ने उन्हें इंटरेस्ट भेज दिया। इन सबों में गायत्री सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। महाराजा रेस्टोरेंट की मेज़ पर गायत्री और आशुतोष आमने सामने बैठे थे। गायत्री की उम्र करीब 50 साल थी। वह भी विधवा थी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और चेहरे की चमक बता रही थी कि किसी ज़माने में वह बला की खूबसूरत रही होगी। गायत्री ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। करीब 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। आपको पता ही होगा कि पति के जाते ही औरत की ज़िंदगी से सारी रौनक चली जाती है। मेरी बेटी भी मायके चली गई। अब बिल्कुल दिल नहीं लगता। बस इसी अकेलेपन की वजह से शादी का फैसला लिया है। गायत्री जी, मेरे साथ भी बिल्कुल यही बात है। मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई अपना मेरे पास नहीं है। अकेलापन खाने को दौड़ता है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथी बनकर इस अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर दे। मुझे आपकी जैसी समझदार और सरल महिला की ही ज़रूरत है। गायत्री ने हौले से मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। दोनों 1-2 घंटे वहीं बैठे बातें करते रहे और अगले दिन फिर मिलने का वादा कर अपने अपने घर लौट आए। आते ही आशुतोष ने मैट्रिमोनियल साइट से अपनी प्रोफाइल हटा दी। उसे जिसकी तलाश थी वह मिल चुकी थी। देर रात बेटे का फ़ोन आया तो आशुतोष ने बेटे से अपनी खुशी शेयर की। सुनकर बेटा एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद समझाते हुए बोला, पापा यह क्या करने जा रहे हो? क्या ज़रूरत है इस उम्र में शादी की? वह औरत पता नहीं कैसी हो, किस मकसद से शादी कर रही हो। बेटा तमीज़ से बात कर। वह औरत तेरी होने वाली माँ है। मैं जो यहाँ अकेलापन महसूस करता हूँ उसे मिटाने के लिए शादी कर रहा हूँ। यार पापा, अकेलापन
मिटाने की 100 तरीके हैं, इसके लिए शादी कौन सा रास्ता है? झुंझलाए स्वर में बेटे ने कहा, शादी ही सही रास्ता है बेटा, मुझे जो उचित लगा वही कर रहा हूँ। तुम लोग तो मेरे साथ नहीं रहते ना, फिर मेरी समस्या कैसे समझोगे? पापा, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लूँ, फिर पास रहूँगा तो हर वीकेंड आ जाया करूँगा। डोंट वरी पापा, देख 5 साल से तू यही कह रहा है बेटे, पर क्या हुआ, तू आया यहाँ? आशुतोष ने बेटे से सवाल किया। पापा, आप तो समझ ही नहीं रहे। तू भी नहीं समझ रहा है आरव, बेटे ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। आशुतोष थोड़ी देर उदास पड़ा रहा, फिर सहसा ही उसकी आंखों में चमक उभरी। मोबाइल उठाकर गायत्री का नंबर लगाने लगा। फिर देर रात तक दोनों बातें करने में मशगूल रहे। कुछ दिनों तक दोनों के बीच इसी तरह बातों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। इधर आशुतोष के बच्चे उसे शादी ना करने की सलाह देते रहे, मगर सही समय देख आशुतोष ने बहुत सादगी के साथ गायत्री को अपना जीवन साथी बना लिया। शादी के लिए आशुतोष ने बहुत सादा समारोह रखा था। आशुतोष का छोटा बेटा और गायत्री की बेटी और भाई विवाह स्थल पर मौजूद थे। आशुतोष की बेटी नहीं आ पाई थी। उसने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता की शादी देखी। बड़ा बेटा ऑफिस के काम में फंसा होने का बहाना बनाकर नहीं आया। आशुतोष के बच्चे अपने पिता की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस दिन आशुतोष बेटे से बात कर रहा था। गायत्री बाहर गई हुई थी, पर अचानक वह लौट आई, मगर आशुतोष को इसकी खबर नहीं थी। आशुतोष ने फ़ोन स्पीकर पर रखकर बातें करता था, क्योंकि उसे कम सुनाई देता था। हमेशा की तरह बेटा गायत्री के खिलाफ जहर उगल रहा था, मगर आशुतोष लगातार उसकी हर बात का प्रतिकार सही दलीलों के साथ पूरे विश्वास से करता रहा। आशुतोष का अपने प्रति यह विश्वास देखकर गायत्री को बहुत अच्छा लगा। उम्र की परवाह किए बिना नए जीवन की शुरुआत दोनों ने शिमला की वादियों में जाकर किया। उन्होंने वहां साथ में बहुत खूबसूरत वक्त बिताया। दोनों काफ़ी खुश थे। आशुतोष बोलना तो बहुत चाहता था, पर चुप रहा। आरव के बाद आशुतोष की बेटी भी फ़ोन पर पिता को सावधान करने लग गई। पापा, ध्यान रखना। अकेलेपन का दर्द एक दूसरे का साथ पाकर कहीं गायब हो चुका था, मगर उनके बच्चों को अभी भी यही शादी रास नहीं आ रही थी। खासकर आशुतोष के बच्चों को डर था कि कहीं गायत्री उनकी ज़मीन जायदाद ना हड़प ले। एक दिन बड़ा बेटा आरव बिना बताए आशुतोष से मिलने चला आया। आते ही उसने गायत्री के प्रति रूखा व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री और आशुतोष दोनों ही जानते थे कि वह गायत्री को पसंद नहीं करता। गायत्री बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। इधर आरव को पिता से अकेले में बात करने का पूरा मौका मिल गया। उसने आशुतोष को समझाने की कोशिश की। पापा, आप इस बात से अनजान हो कि इस उम्र में विधवा औरतें सिर्फ इसलिए किसी रईस पुरुष से शादी करती है ताकि उसकी सारी संपत्ति पर अपना हक जमा सके। पापा, वह आपकी दौलत लेकर गायब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर है। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो आरव? क्यों नहीं पापा, यदि ऐसा नहीं है तो उसने आपसे शादी क्यों की? आरव ने सवाल किया। तुमने अपनी बीवी से शादी क्यों की थी? आशुतोष ने उल्टा सवाल किया। अरे पापा, यह तो हर कोई जानता है, परिवार बनाने और परिवार बढ़ाने के लिए। पर शादी की भी एक उम्र होती है। आपको कौन सा अब बच्चे पैदा करने हैं जो शादी करनी थी? आरव की आवाज़ में चिढ़ थी। ठीक है, बच्चे नहीं पैदा करने, पर तुम्हें शादी के बाद बच्चों के अलावा और क्या मिला? पत्नी का साथ नहीं मिला, उसका प्यार नहीं मिला। पापा, अब इस उम्र में आपको कौन सा प्यार की ज़रूरत है?
ज़रूरत हर उम्र में होती है बेटा, भले ही रूप बदल जाए और फिर एक साथ भी तो ज़रूरी है ना। आशुतोष ने उसे समझाने की कोशिश की। पापा, आप चाहे कितनी भी दलीलें दे लो, पर याद रखना इस औरत की नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर है। कहता हुआ आरव उठ गया। आशुतोष बोलना तो बहुत चाहता था पर चुप रहा। आरव के बाद आशुतोष की बेटी की भी फोन पर पिता को सावधान करने लग गई। पापा, ध्यान रखना, ऐसी औरतें जमीन जायदाद अपने नाम करवाती है या फिर गहने और कैश लूट कर फरार हो जाती है। कई बार अपने पति की हत्या भी कर डालती है। बेटे, ऐसी औरतों से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब विधवा औरतें जो बुढ़ापे में शादी करती है। मैंने बहुत से मामले देखे हैं पापा, इसलिए समझा रही हूँ, बेटी ने कहा। बच्चों ने आशुतोष के मन में गायत्री के विरुद्ध इतनी बातें भर दी कि अब उसे भी इस बात को लेकर शक होने लगा था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं। मैट्रिमोनियल साइट के अपने प्रोफाइल में उसने इस बात का जिक्र भी काफ़ी अच्छे से किया था कि उसके पास काफ़ी संपत्ति है। इधर गायत्री मायके गई तो उसके घर वाले और बेटी उसका ब्रेन वॉश करने का काम में लग गए। यह तो सच था कि गायत्री एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी, जबकि आशुतोष के पास काफ़ी दौलत थी। गायत्री की बेटी बहाने से माँ को कहने लगी, माँ, तुम्हारे दामाद का काम ठीक नहीं चल रहा। पिछले महीने उनकी बाइक भी बिक गई। माँ, हो सके तो अपने नए पति से कहकर इनके लिए बाइक या गाड़ी का इंतजाम करा दो ना, और एक दुकान भी खुलवा दो। वे तो बहुत पैसे वाले हैं ना, मगर वे तुम्हारे पति के लिए यह सब क्यों करेंगे? गायत्री ने पूछा। अरे माँ, क्यों नहीं करेंगे? आखिर मैं उनकी बेटी ही हुई ना, भले ही सौतेली ही सही। देख बेटी, तू ब्याहता लड़की है, तेरा अपना घर परिवार है, तेरी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। गायत्री ने दो टूक जवाब दिया। तब तक भाई बोल पड़ा, क्या दीदी, तुम तो ऐसे शब्द बोल रही हो जैसे यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की जबान हो। अरे दीदी, बच्ची के लिए नहीं तो अपने लिए तो सोचो। सुनहरा मौका है। रईस बूढ़े से शादी की है, थोड़ा ब्लैकमेल करोगी तो माला माल हो जाएगी, वरना बूढ़े ने तो पहले से ही अपने तीनों बच्चों के नाम सब कुछ कर रखा होगा। कल को वह नहीं रहेगा तब तुम्हारा क्या होगा? अपने बुढ़ापे के लिए रुपये जोड़कर रखना तो पड़ेगा ना। जब पैसे आ जाएं तो थोड़ी बहुत मदद मेरी या अपने दामाद की भी कर लेना। आखिर हम तो अपने ही हैं ना, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अब देखो ना, पुराने जीजा जी के साथ तुमने सारी जवानी गुजार दी, मगर वह मरे तो तुम्हें क्या मिला? सब कुछ उनके भाइयों में बट गया। इसलिए कह रहा हूँ दीदी कि अपने पति की संपत्ति पर अपना कानूनी हक रखो, फिर चाहे कुछ भी हो। भाई मेरे, तू ठीक कह रहा है, मैं सोचूंगी। अब ज़्यादा नसीहतें ना दे और अपने काम पर ध्यान दे, कहकर गायत्री ने बात खत्म कर दी। 2-3 दिनों में आरव चला गया। इधर गायत्री भी घर वापस लौट आई। दोनों ही थोड़े गुमसुम से थे। अपने बच्चों की बातें उन्हें रह रह कर याद आ रही थी। इस बीच आशुतोष की तबीयत खराब हो गई। उसे ठंड लगकर तेज बुखार आया। गायत्री घबरा गई। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और ख्याल रखने की बात कहकर चला गया। इधर गायत्री के भाई को पता चला कि आशुतोष को बुखार है तो वह उसे सलाह देने लगा। यह बहुत सही समय है दीदी, अपना जाल फेंको ताकि आशुतोष हमेशा के लिए ऊपर चला जाए, फिर तुम उसकी सारी दौलत की अकेली मालकिन बन जाओगी। गायत्री ने उसे झिड़का। बेकार की बातें मत कर, वह मेरे पति है और मैं किसी भी तरह उन्हें ठीक करके रहूंगी। इधर दवा खाने के बावजूद आशुतोष का माथा बुखार से तप रहा था। गायत्री ने जल्दी ही से उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। पूरी रात वह पति के सामने बैठी पट्टियां बदलती रही।
आशुतोष बेहोश सा सोया हुआ था। बीच बीच में आंखें खुलती तो पानी मांगता। गायत्री जल्दी से उसे पानी पिलाती और साथ में कुछ खिलाने की भी कोशिश करती, मगर वह खाने से साफ इनकार कर देता। सुबह होते होते आशुतोष का बुखार कम हो गया, खांसी भी कंट्रोल में आ गई। मगर इस बीच गायत्री को बुखार महसूस होने लगा। पति का बुखार उसने अपने सिर ले लिया था। अगले दिन दोनों की भूमिका बदल गई थी। अब गायत्री बेड पर थी और आशुतोष उसकी देखभाल कर रहा था। इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रखते दोनों ठीक हो गए। अब एक अलग तरह का बंधन दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करने लगे थे। एक दिन शाम में आशुतोष ने गायत्री से कहा, मेरी सारी संपत्ति दोनों लड़कों के नाम की हुई है। यह मकान भी बड़े बेटे के नाम है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ ठीक है, इसमें समस्या क्या है? हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। बस रहने और खाने का प्रबंध हो जाए, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत। दोनों आराम से एक छोटा सा घर लेकर रह लेंगे। वैसे भी मेरे पहले पति ने मेरे लिए बैंक में थोड़ी बहुत रकम रख छोड़ी है, ज़रूरत पड़ी तो उसका भी उपयोग कर लेंगे। गायत्री की बात सुनकर आशुतोष की आंखें भीग गई। एक तरफ बच्चे जिस महिला को दौलत का लालची बता रहे थे, वही इस गृहस्थी में अपनी सारी जमा पूंजी लगाने को तैयार थी। आशुतोष को यही सुनने की इच्छा थी। उसने गायत्री को गले से लगा लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है गायत्री, सारी संपत्ति अभी भी मेरे ही नाम है। मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखकर तुम्हें परखना चाहता था। तुमसे अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती। वैसे कहीं दूर जाने का प्लान अच्छा है। यह घर बेचकर किसी खूबसूरत जगह घर लिया जा सकता है। सच, मैं भी सबसे दूर कहीं चली जाना चाहती हूँ, गायत्री ने कहा। अगले ही दिन आशुतोष ने घर बेचने के कागज़ तैयार करा लिए। काफ़ी समय से उसका एक दोस्त घर खरीदने की कोशिश में था। आशुतोष ने बात कर अपना घर उसे बेच दिया और मिलने वाली रकम से देहरादून के पास एक छोटा सा खूबसूरत मकान खरीद लिया। उसने अपना नया पता किसी को भी नहीं दिया था, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अपना बैंक बैलेंस भी उसने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा लिया और पूर्व पत्नी के गहने भी लॉकर में रखवा दिए। गायत्री ने भी अपने घर में किसी को नया पता नहीं बताया। सारे हमदर्द रिश्तेदारों से दूर दोनों ने अपना एक प्यारा सा आशियाना बना लिया था। यहाँ के वे अपनी ज़िंदगी दूसरों की हर तरह की दखल अंदाजी से दूर शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।